कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अर्थशास्त्र का पाठ 17 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहले इसमें चित्रों को हम वर्णन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये चित्र है आपका, पहला है आधारभूत उद्योग यानी भिलाई इस्पात कारखाना जो दिया हुआ है, ये आधारभूत में आता है। अब दूसरा है, इस कारखाने के अंदर जो है ये तार कारखाना है, जहाँ पे तार बनाया जा रहा है। ये तार आपको दिख रहा होगा, इसमें तार इस यंत्र द्वारा बनाया जा रहा है और ये तार ठंडा होता जा रहा है। यहाँ गर्म से तार निकलता है, लाल कलर का दिखाई दे रहा है और ये आगे आते आते ये ठंडा हो जाता है। तो ये आधारभूत उसमें ही आते हैं। अब ये है कार का, देखो कारखाना दिया है, यानी मोटर गाड़ी का कारखाना दिखा रखा है। इसके अंदर कार ये बनती हुई दिखाई दी, पर इसका ढांचा उचा तैयार कर रहे हैं और इसको अच्छे से तैयार करके फिर मशीनरी वगैरह इसके अंदर लगाई जाएगी। लेकिन इन सब के होने के साथ साथ कुछ प्रदूषण भी हो रहा है। तो कारखाने से जो निकलता हुआ धुआं है, दम घोटता हुआ, ये इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमारे लिए हानिकारक है। ये पर्यावरण और प्रदूषण, तो पर्यावरण में प्रदूषण अच्छी तरह से फैला देता है। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो बैंकिंग सेवाएं दिखाई दे रही है, ये भी आधारभूत में ही आता है। और यहाँ पर सभी लोग अपने बैंक से संबंधित पैसों का लेन देन का यहाँ पे प्रणाली को संभाल रहे हैं। आगे देखिए, ये है अचल संपत्ति कारोबार। अचल संपत्ति या रियल एस्टेट जो होता है बच्चों, जमीन से संबंधित कागज बोलते हैं। जमीनें अचल संपत्ति में मानी जाती हैं, वो जल्दी से छीनी नहीं जा सकती। चलिए आगे देखते हैं, ये आपकी कुछ आधारभूत चीजें हैं। तो सबसे पहले इसके विशेष पॉइंट लेते हैं। तो आजादी पूर्व उद्योग का विस्तार सीमित था, उससे पहले बहुत कम विस्तार हो पाता था। नंबर 2 पे आधारभूत उद्योग बिजली है, खनिज है, धातु, मशीनरी आदि है। नंबर पे आता है आधारभूत उद्योग के कारण अन्य उद्योगों का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे उत्पादन व रोजगार दोनों बढ़े हैं। बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था और उत्पादन की मात्रा निश्चित की गई थी, परंतु 1990 के दशक के बाद औद्योगिक नीति में बदलाव करते हुए लाइसेंसिंग प्रणाली खत्म की गई है। खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग में भारत आत्मनिर्भर है। उद्योगपतियों द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहित कर कल कारखाने लगाए जा रहे हैं। इस्पात, सीमेंट, बिजली, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। सेवा क्षेत्र में नई तकनीकी आ जाने से अनेक नवीन सेवाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। कृषि में भंडारण के अभाव में बहुत सारी वस्तुएं उपभोग किए बिना नष्ट हो जाती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। छत्तीसगढ़ में बच्चों सबसे ज्यादा धान बेकार हो जाता है। धान जो है अगर बचा करके ले जाए गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा हमारा छत्तीसगढ़, यानी कि नंबर 1 स्थान पे आ जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर धान की व्यवस्था जो है अभी तक ठीक नहीं कर पाए सभी लोग, और सरकार भी इसमें असफल रही है। चलिए आगे देखते हैं, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आ रही है आपकी। तो सबसे पहले नंबर 1 है को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो कौन है सबसे बच्चा? तो ये है लोहा बच्चों। तो ध्यान रखना, लोहा को क्या कहा गया है? आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नंबर 2 है बड़े उद्योगों के लिए प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो काहे की है? लाइसेंसिंग है। ये क्या चीज है बच्चों? लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नंबर 3 पे आ जाइए, तो ये भौतिक और रासायनिक की बात कर रहे हैं हम। ये सबसे पहले भौतिक और दूसरे नंबर पे रासायनिक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है। नंबर 4 पे आ जाओ, उद्योगपतियों द्वारा क्या हुआ था? कृषि के लिए बच्चों ध्यान रखना, ये लोग कृषि भूमि अधिग्रहित करते हैं। कृषि भूमि को अधिग्रहित कर कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों, बंजर भूमि को लेना चाहिए। नंबर 5, आज सबसे बड़ी चुनौती है कि अवसर में वृद्धि करना। तो क्या चीज है वो? सबसे बड़ा आता है रोजगार। आजकल रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये प्रश्न अगला है, स्टील का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बताना है आपको। तो उत्तर है उद्योगों में होता है, परिवहन में होता है, रक्षा क्षेत्र में, घरेलू उपयोग के क्षेत्र में बड़े पैमाने में किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, टूल्स मशीनें हैं, रेल है, बस है, हवाई जहाज, सैनिक सामग्री, भवन, बर्तन, घरेलू उपकरण आदि। प्रश्न अगला है हमारा, आधारभूत उद्योग की जरूरत क्यों है? तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये जो। तो उत्तर है आधारभूत उद्योगों की स्थापना से
अन्य उद्योगों को जैसे धातु एवं मशीनों की पूर्ति हो जाती है, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए आधारभूत उद्योग की स्थापना जरूरी है। अगला प्रश्न है, आपके आसपास किसी भी कारखाने का उदाहरण देते हुए लिखिए कि वहां पूंजी एवं उत्पादन की तकनीकी व्यवस्था कैसे की गई है। तो उत्तर है बच्चों, हमारे क्षेत्र के पास भिलाई संयंत्र स्थापित है। यह संयंत्र रूस भारत सरकार के संयुक्त रूप से चलता है, यानी भागी द्वारा स्थापित है। इस संयंत्र के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। चलो देखो क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो नंबर 1 है, सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते पूंजी निवेशक सरकार है, जो भारत सोवियत रूस के संयुक्त नीति से स्थापित किया गया है। नंबर 2 पे आ जाइए, दुर्ग दिल्ली बेलाडीला रेल मार्ग द्वारा अयस्क की प्राप्ति होती है। नंबर 3 है, बांध परियोजना द्वारा जल की पूर्ति की व्यवस्था है। नंबर 4, कोरबा तापगृह से ईंधन की पूर्ति होती है। नंबर 5, उत्पादन सामग्रियां रेल पटरियां प्लेट्स आदि, इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 30,55,000 टन इस्पात की है। नंबर 6, विशाखापट्टनम से व्यापारिक सुविधा प्रदान की गई है, मतलब यहाँ से चीजों को आयात या निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के विनिर्माण के उत्पादों की सूची बनाइए। तो उत्तर है, हमारे आसपास विनिर्माण उद्योग में लोहे का सरिया बनाने का काम अधिक किया जा रहा है। इसके बाद सीमेंट से रेलवे स्लीपर बनाए जा रहे हैं। प्रश्न है आपका, उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं, चर्चा करनी है इसकी। तो उत्तर है, ये सरिया कबाड़ के लोहे से और रेलवे स्लीपर आसपास के सीमेंट कारखानों में सीमेंट मंगा करके बनाए जाते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण व लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है हम लोगों को। तो चलिए उत्तर देते हैं, पर्यावरण पूर्णतः प्रदूषित हो गया है। लोग दमा, अस्थमा और चर्म रोग के शिकार बन रहे हैं। प्रश्न है, रोजगार के नए अवसर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो उत्तर है बच्चों, रोजगार के नए अवसर सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र, वस्त्र निर्माण, कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि क्षेत्र में संभावनाएं अधिक हैं। शहरों में बड़े बड़े माल निर्माण, ऑटोमोबाइल्स, खाद्य प्रसंस्करण में भी संभावनाएं अधिक हैं। प्रश्न है, क्या आपके आसपास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना है। तो उत्तर है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पर्याप्त संभावना है। सरकारी सहायता से इसे बढ़ावा मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर भी इन उद्योगों को प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार के सॉस उत्पादन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। तो उत्तर है बच्चों, आर्थिक विकास के लिए सरकार इस्पात, सीमेंट, बिजली, वैकल्पिक ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न है, औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई तकनीकी उपाय हैं, जैसे जिन्हें अक्सर लागू नहीं किया जाता, क्यों। उत्तर है ये, नंबर 1 है, उद्योग से निकलने वाला हानिकारक पदार्थों पर उचित निष्कासन न करना। नंबर 2, नियमों की अनदेखी या अनसुनी करना। नंबर 3, पुरानी तकनीकी त्याग कर नई तकनीक अपनाना और अनुसंधान खोज को बढ़ावा न देना। नंबर 4 है, मशीनों की समय समय पर मरम्मत न करवाना। और नंबर 5 है, सरकारी निरीक्षण में लापरवाही का होना। प्रश्न है, उद्योगों के लिए भूमिका की आवश्यकता पर गहरा विवाद है, क्यों इन उपायों की अनदेखी कर दी जाती है। तो उत्तर है बच्चों, उद्योगों के लिए भूमि की जरूरत को पूरा करने के लिए उद्योगपति द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, जिससे कृषि भूमि पर बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, वहीं आदिवासियों की संस्कृति पर भी असर हुआ है। इसलिए भूमि की आवश्यकता पर गहरा विवाद है। प्रश्न है अगला, विनिर्माण को बढ़ावा देने से क्या क्या लाभ हो सकता है। तो उत्तर है बच्चों, विनिर्माण को बढ़ावा देने से अग्रलिखित लाभ है। तो चलते हैं नंबर 1 पे। विनिर्माण उद्योगों से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे एवं नए उत्पाद में बदला जाता है, तभी हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। नंबर 2, विनिर्माण को प्रोत्साहन रोजगार में बढ़ावा से है। नंबर 3 है, उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे आयात दर में कमी होती है। नंबर 4 है, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। अगले उस पर चलते हैं जरा। प्रश्न है ये, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं।
तो उत्तर है कार्य की अवधि निश्चित की जावे। नंबर 2, क्या कार्य करना है और उसका पारिश्रमिक लिखित रूप से विशेषकर वहां जहां मासिक भुगतान की व्यवस्था है। नंबर 3 है अवकाश का प्रावधान हो, निश्चित दिनों की अवकाश करना जरूरी है। नंबर 4, बिना पूर्व सूचना के काम से न निकाला जाए, इसके लिए अनुबंध नियोक्ता द्वारा होना ही चाहिए। नंबर 5, अतिरिक्त कार्य का पृथक भुगतान हो। नंबर 6 है असंगठित सेवा क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश लगे। प्रश्न है अगला, संगठित क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है बच्चों, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न है सेवा कार्य के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? सेवा क्षेत्रों में आने वाले उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों को इन भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण और संचार। नंबर 2 है बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा। नंबर 3 है सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। प्रश्न अगला आता है सेवा कार्य के अंतर्गत वह कौन सा उप क्षेत्र तेज रफ्तार से बढ़ रहा है? तो उत्तर है बच्चों, सेवा कार्य के अंतर्गत संचार, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट एवं पत्रिकाएं उप क्षेत्र हैं जो तेज रफ्तार से बढ़ती क्षेत्र हैं। प्रश्न है सेवा के कुछ क्षेत्र हैं जहां लोगों को लगातार काम नहीं मिलता, समझाइए। तो उत्तर है बच्चों, सेवा कार्य क्षेत्र का उप क्षेत्र जिसके अंतर्गत रिक्शा, मेटाडोर, ट्रैक्टर आदि परिवहन में लगे लोगों को हमेशा काम नहीं मिलता है। यह उप क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है जहां अल्प वेतन की समस्या भी विद्यमान रहती है। प्रश्न है बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आज सेवा क्षेत्र में लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। तो उत्तर है बच्चों, तकनीकी क्षेत्रों में हो रहे नवीन आविष्कारों से सेवा क्षेत्र का स्वरूप बदलता जा रहा है। विशेषकर कंप्यूटर, इंटरनेट, कैफे, एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि एक देश से दूसरे देश तक पहुंच को सुगम बनाया ही है तथा कंप्यूटर रिकॉर्ड की उपयोगिता को भी बढ़ा दिया है, जिससे डाटा के अवलोकन को सरल भी बना दिया है। प्रश्न है क्या आप उदाहरण दे सकते हैं जहां सेवाओं के भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं? तो उत्तर है कॉल सेंटर है, साइबर कैफे, कंप्यूटर प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब ये अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद से सेवा क्षेत्र एवं रोजगार की भागीदारी के आंकड़े के आधार पर दंड आरेख दिया जिसका अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो नंबर यह है उपर्युक्त दंड आरेख की तरह वर्ष 2009-10 में उत्पादन एवं रोजगार का दंड बनाइए। नंबर ये उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र एवं रोजगार की भागीदारी ये दिखाई गई है बच्चों। ये सबसे पहले जीडीपी में परसेंट में दिखा रखा है ये चेक द्वारा, और दूसरा तीसरे चेक द्वारा रोजगार में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जीडीपी कितना है, ये 1950 से और 15 तक के बीच में जो है 2015 तक के बीच में, तो ये दिखाया गया कितना 30% तक है ये डीटीपी में। जबकि रोजगार में कितना है आपका, ये 15% तक है। यहाँ पे बच्चों 15 है, ध्यान रखना, और यहाँ 30% तक है। लेकिन 2009 और 10 में जो है तो इसमें जीडीपी जो है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, ये लगभग जो है 52-53% है। ये लगभग 52 के पास है या 55 समझ लो, ये 52 के आसपास है। और ये जो है जो आपका रोजगार है तो रोजगार भी बेचारा बढ़ा है, ये आपका लगभग 25% तक पहुंच गया है। यहाँ आपका 25 है ये, तो ये लगभग 25% तक पहुंच गया है। तो इस तरह से जो है ऊपर ये 52% है जीडीपी और ये जो है 25% रोजगार है। तो ये 9-10 का आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं ये। तो वर्ष 1950 और 51 की तुलना में वर्ष 2009-10 में सेवा क्षेत्र में उत्पादन का हिस्सा कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो उत्तर है बच्चों 2009-10 में सेवा क्षेत्र में उत्पादन का हिस्सा 27% बढ़ा है, जो कि ग्राफ में मैंने दिखाया था अभी। चलिए अब आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला नंबर है उद्योगों में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के रोजगार के अवसरों में देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? कमी देखने को मिल रही है बच्चों। नंबर 2 है एक आधारभूत उद्योग है। तो क्या है इसमें,
इसमें लौह इस्पात उद्योग है जो हमारे भिलाई में लगा हुआ है। नंबर 3 आता है वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो किसका योगदान है बच्चों? ये सेवा क्षेत्र का है। नंबर 4 पे आ जाओ, रोजगार की अवधि नियमित होती है। किसमें होती है ये आपको बताना है। तो संगठित क्षेत्र में ये नियमित होती है। चलते हैं नीचे लिखे संचार एवं उसके संसाधनों के पदों को संक्षिप्त में समझाना है। तो पहले उत्तर है, नंबर 1 आता है संचार एवं उसके साधन। ये प्रश्न का हिस्सा है, एक एक करके लिया जा रहा है। संचार के संसाधनों में रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट एवं पत्र पत्रिकाएं आदि हैं। यह क्षेत्र सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता क्षेत्र है। हमारे देश में मोबाइल सेवा उपभोक्ता लगभग 75 से 80% और इंटरनेट उपभोक्ता लगभग 20% है। वर्तमान में संचार माध्यम में एक और नाम व कार्य जुड़ गया है, वह है व्हाट्सएप। नंबर 2 पे बैंकिंग एवं बीमा। इस क्षेत्र में के अंतर्गत राष्ट्रीय और निजी बैंक को सम्मिलित है ही डाकघर भी समाहित है। बीमा कंपनी में जीवन बीमा, साधारण बीमा, फसल वाहन आदि और अचल संपत्ति कंपनियां आदि की सेवाएं शामिल हैं। इसमें कार्यरत लोग उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और आधुनिक तकनीकी का खूब प्रयोग करते हैं। इनका उत्पादन में 17% अधिक और रोजगार पर 2% योगदान कम है। नंबर 3 है इंटरनेट। आज वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना आदान प्रदान करना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, छात्रवृत्ति सूचनाएं, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना जैसे कार्य इंटरनेट के माध्यम से सरल हुआ है। व्यापारी जगत के लिए व्यापार के द्वार खोल दिए हैं। नंबर 4 आ जाइए उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि के लिए आधारभूत उद्योग जैसे बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि में वृद्धि की है। इन्हीं से हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, वैचारिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला है। पिछले 15 वर्षों में उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार तेजी गति से बढ़ा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हुए हैं। नंबर 5 पे आ जाइए विनिर्माण। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला जाता है। विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। विनिर्माण एक संतुलित अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। विनिर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। खाद्य प्रसंस्करण, आधारभूत उद्योग और वस्त्रोद्योग भारत के विनिर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। नंबर 6 आता है भंडारण, जिसकी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि एवं उद्योगों के लिए भंडारण अति महत्वपूर्ण है। भंडारण की उचित सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव से बचने, मूल्य वृद्धि की मार को रोकने और आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात को प्रोत्साहन भी मिलता है। किंतु कृषि क्षेत्र में भंडारण के अभाव में बहुत सारी वस्तुएं बिना उपयोग किए ही नष्ट हो जाती, जैसे छत्तीसगढ़ में धान बहुत ज्यादा नष्ट हो जाता है। नंबर अगला आता है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य को उपचारित करने और संभालने की एक प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने यानी गुणवत्ता, खाद्यता का पौष्टिक मूल्यों में कमी की प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है, जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती है या तेज कर दी जाती है। यद्यपि कुछ तरीकों में सौम्य बैक्टीरिया जैसे खमीर या कवक का प्रयोग किया जाता है ताकि विशेष गुण बढ़ाए जा सके और खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सके। इसके लिए सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात पैकिंग, डिब्बाबंदी, सिरप, चीनी क्रिस्टलीकरण और खाद्य विकिरण में संरक्षण व परिरक्षक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना आदि विधि अपनाई जाती है। उदाहरण मांस की डिब्बाबंदी, जूस प्रोडक्ट आदि की। नंबर 8 आता है सामुदायिक सेवाएं। तो सामुदायिक सेवाएं वे सेवाएं हैं जिसमें लोक प्रशासन, रक्षा, शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में 8% लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, आम नागरिकों को अनेक सुविधाएं मिलती हैं और आवश्यकताओं को संतुष्टि मिलती है। नंबर 9 में है निजी सेवाएं। सेवा क्षेत्र में यह वह उपक्षेत्र है जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जिससे सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, जैसे दर्जी, नाई आदि का कार्य निजी सेवाएं हैं।
नंबर 10 है आपका वैश्विक सेवाएं। वैश्विक सेवाएं जैसे परामर्श, बातचीत, सूचना भेजना, परीक्षाओं के लिए आवेदन करना, ये भी सभी सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा ही होता है। इस सेवा क्षेत्र में विश्व के किसी भी जगह अपनी पहुंच बनाना आसान हुआ है। आज मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से किसी भी क्षेत्र की जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। नंबर 11 आता है स्थायी संपदा। इसके अंतर्गत भवन, मशीनें, गोदाम का समावेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार व वाणिज्य के लिए वाहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 12 है सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का समावेश किया जाता है, जो आयात निर्यात के लिए आज के परिवेश में आवश्यक घटक हैं। वर्तमान में सूचना अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग अपने डाटा कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं, जिससे डाटा संग्रहण व सुरक्षा हो सके। प्रश्न है, हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया, इसके कौन कौन से कारण हैं? तो उत्तर है ये आधारभूत उद्योगों की स्थापना के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन का उत्खनन और दोहन संभव हुआ। नंबर 2, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, संचार माध्यमों में नए नए प्रयोग संभव हुए हैं। नंबर 4 है, परिवहन के द्रुतगामी साधनों का विकास हुआ है। और नंबर 5 है, देश की आर्थिक प्रगति में वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी सेवाएं कृषि एवं निर्माण, विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो उत्तर है हाँ, बहुत सी सेवाएं कृषि एवं विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, जैसे कृषक द्वारा गन्ना उत्पादन, और फिर विनिर्माण उद्योग चीनी का उत्पादन, कपास द्वारा वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र का निर्माण किया जाना, जूट उत्पादन से कालीन उद्योग में विनिर्माण द्वारा कालीन निर्माण आदि। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में दोहरा चेहरा दिखाई देता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, सेवा क्षेत्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसका सकल घरेलू उत्पाद से योगदान तो अधिक है, परंतु इससे बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिल पाता है, जैसे बैंकिंग एवं सॉफ्टवेयर की सेवाएं। इस सेवा क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र ऐसे भी हैं जिसमें बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, परंतु जीडीपी में इनका योगदान काफी कम है, जैसे छोटे व्यापार व स्वरोजगार में काम करने वालों की संख्या अधिक है और इनका उत्पादन में योगदान सीमित है। इससे सेवा क्षेत्र का दोहरा चेहरा दिखाई देता है। प्रश्न है, 1999 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुई? समझाइए। तो उत्तर है ये 1990 के बाद औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया ताकि समस्याओं को सुलझाया जा सके। इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। निजी उद्यमी विदेशी को भारत में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर उदारीकरण की नीति अपनाया है। इससे उदारवादी तरीके से उद्योग, कल कारखाने, सूचना संरचना क्षेत्रों में निजी और विदेशी बाह्य निवेश को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। ये कुछ प्रश्न है, आपका दंड आरेख को देख करके बताना है। ये बिजली उत्पादन है आपका, और यहाँ जो है करोड़ किलोवाट प्रति घंटा यानी कि घंटे में है। ये जो दिया हुआ है करोड़ किलोवाट जो है घंटे में दिया ना, kWh करके दिया गया। और ये सन दिए हुए हैं 1950 51 है, ये 60 61 है, 70 71 80 81 90 91 और 2001 और 2010 11 है। मतलब इसमें इन सबको बताया गया है। तो पहले 50 में देखिए 5 तक ही है, और 60 में देखिए तो 17 है। 70 के दशक में क्या है ये है आपका 56, फिर 80 में आ जाइए 111 हो गया है, और 90 में आ जाइए 264 हो गया है, 2000 में 499 और 10 और 11 में 811 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न दे रहे हैं। पहला है, बिजली उत्पादन में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? तो उत्तर है बच्चों 1950 51 में क्रमशः बिजली उत्पादन लगभग 8011 करोड़ किलोवाट वृद्धि हुई है। नंबर 2 है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है? उत्तर है, बिजली उत्पादन की बढ़ती दर ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, चाहे वह आधारभूत उद्योग हो या विनिर्माण उद्योग हो। कृषि कार्यों में भी बड़े पैमाने पर बिजली के उपयोग ने खाद्यान्न, व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।
फलतः निर्यात में वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास की गति में आशातीत वृद्धि हुई है, यानी कि आशा के अनुकूल वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, उद्योगों से पर्यावरण को हानि कैसे होती है, इसे समझाइए एवं इसके बचाव के उपाय बताइए। तो उत्तर है बच्चों, मानव ने अपने विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को परिवर्तित किया है। उसने वनों, वन्य जीवों, खनिजों, कृषि भूमि, मत्स्य आदि का अत्यधिक शोषण किया तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अत्यंत तीव्र गति से बिना किसी नियोजन की किया है। मानव जंगलों को अंधाधुंध साफ करके मिट्टियों का अवैज्ञानिक प्रयोग कर और उद्योग धंधों के द्वारा जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण आदि में वृद्धि करके परिस्थिति तंत्र को हानि पहुंचाता है। यदि पर्यावरण को बचाना है तो निम्नलिखित उपाय अपनाने पड़ेंगे। नंबर 1 है जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर। नंबर 2 है वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण किया जाए। नंबर 3 रासायनिक पदार्थों के फैलाव पर रोक लगाया जाए। नंबर 4 है पर्यावरण के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक लगाना चाहिए। नंबर 5 सरकारी अधिनियमों की अनदेखी को बंद किया जाना चाहिए। प्रश्न है, क्या असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत किसी एक श्रमिक के साक्षात्कार के आधार पर दीजिए। तो उत्तर है हाँ, असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ाता है। जैसे नंबर 1 है नियम विनियम का अनुपालन कमजोर है। नंबर 2 कम वेतन मिलता है और वह भी नियमित नहीं। और नंबर 3 है यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, वेतन, संवेतन, छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 4 रोजगार की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। जगमोहन रायपुर के चावड़ी यानी मजदूरों का बाजार में प्रतिदिन रोजगार की तलाश में सुबह 8:30 बजे से पहुंच जाता है, जहां कभी काम मिल जाने पर काम के स्थान पर चला जाता है, परंतु कभी कभी 11-12 बजे तक भी कोई नियोक्ता नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में वह उस दिन बेरोजगार ही रह जाता है। प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार के दंड आरेख को देखकर तालिका बनाइए। चलिए क्या क्या दिया है, ये 2007-8 में है तो 15 है, यहाँ पे लाखों में रोजगार है। और 8-9 में जो दिया हुआ है ये लगभग कितना हो गया, 15.7 के आसपास होगा। ये 15.7 मान लीजिए आप। और ऐसे ऊपर है 2009-10 में है तो ये आपका कितना है, 16 पॉइंट कुछ है, 16.1 मान लीजिए, 16.1 तक है ये। और ये जो है आपका ये कितना है, ये आपका 10 और 11 में है तो ये 16.5 आपको दिखाई दे रहा है। और ये 11-12 में देख लीजिए रोजगार ये कितना है, लगभग 17 कुछ ऊपर है, 17.6 के आसपास मान लीजिए इसको। तो इसको सही आंकड़े को देखते हैं जरा, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है आपका क्रम संख्या है, वर्ष है और रोजगार लाख में यहाँ दिखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार का विवरण दिया जा रहा है। तो 2007-8 में कितना था, 15% था। 2008-9 में ये 15.6% है। 2009-10 में 16 हो गया है। 2010-11 में 16.6% हो गया। 2011-12 में 17.8% हो गया है। प्रश्न अगला है, सेवा कार्य के क्षेत्र में दंड आरेख के आंकड़ों को तालिका बनाकर प्रस्तुत कीजिए एवं इनकी व्याख्या करें। तो चलिए, होटल व्यापार, परिवहन एवं संचार है, इसमें देख लीजिए कहाँ तक दिया है। इसमें ये 27 है और ये 15 है। इसमें बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा है तो 17 और 2 दिखाई दे रहा है। और सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं हैं, ये आपका 13 और 8 दिखाई दे रहा है। इसमें एक जीडीपी में हिस्सा दिखाया, दूसरा रोजगार में हिस्सा दिखाया गया है। जो पहले वाला है वो जीडीपी हिस्सा और दूसरा रोजगार में हिस्सा है। तो चलिए इसका टेबल बना के देखते हैं क्या है। ये आपका दिया हुआ है, तो व्यापार, होटल एवं परिवहन संचालन में जीडीपी में हिस्सा जो है वो 27% है और रोजगार में हिस्सा 15% है, वहां दिखाया गया था ग्राफ में आपको। नंबर 2 पे देखिए, बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा में 15% जो है जीडीपी है और 2% केवल रोजगार में हिस्सा है। नंबर 3 पे आता है सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं, 13% जीडीपी में हिस्सा है और 8% रोजगार में हिस्सा है। तो उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जीडीपी प्रतिशत मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में वैसा रोजगार का अवसर नहीं बढ़ा, विशेष रूप से बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा के क्षेत्रों में
असंतुलन अधिक है। तो असंतुलन अधिक है इसमें बच्चों, तो ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न है हमारे पास। आप अपने आसपास की सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाओं की सूची बनाइए। तो उत्तर है ये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पेंशनवाड़ा रायपुर। नंबर 2 है शहीद स्मारक प्राथमिक शाला पापड़ी रायपुर। नंबर 3 है सिटी कोतवाली थाना रायपुर। नंबर 4 कला टेलरिंग शॉप बैरन बाजार रायपुर। नंबर 4 है मून ब्यूटी पार्लर स्टेशन रोड रायपुर। नंबर 6 है नगर निगम सफाई ठेकेदार व कर्मी। नंबर 7 है डॉक्टर मिश्रा नर्सिंग होम हड्डी रोग विशेषज्ञ देवेंद्र नगर रायपुर। और नंबर 8 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल जेल रोड रायपुर। नंबर 9 है जनसंपर्क विभाग कार्यालय नलगढ़ चौक रायपुर। और नंबर 10 है फ्रूट मार्केट गोल बाजार रायपुर। इसी के साथ ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिस आप लोगों को तुरंत मिल सके और उसका फायदा तुरंत ले सके। और डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करिए। आप डायरेक्ट जुड़ करके चैनल से अपना लाभ ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।